डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। आज यानी कि 3 मार्च को पूरा विश्व हियरिंग डे यानी वर्ल्ड हियरिंग डे मना रहा है। WHO ने साल 2007 में इस पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि बहरेपन और जो सुनने की क्षमता से ग्रसित लोग हैं और उनकी समस्याएं हैं, उनको जागरूक करना। क्योंकि कान हमारे शरीर का बेहद ही संवेदनशील भाग होते हैं, लेकिन क्या हम उसके प्रति संवेदनशील रहते हैं? नहीं रहते हैं। कानों की समस्याओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं, सुनने की हमारी क्षमता पर हम ध्यान नहीं देते हैं और घरेलू इलाज के चलते हम कभी कभी समस्या को गंभीर बना देते हैं। आज इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे हमारे स्टूडियो में, और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास और अनुभवी मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है। चलिए आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। पहले डॉक्टर अचल गुलाटी वर्तमान में महात्मा गांधी मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। आप सुविख्यात नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं। शिक्षण, नैदानिक अभ्यास, अनुसंधान और प्रशासन में करीब 40 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव आप रखते हैं और साथ ही कई उल्लेखनीय पुरस्कारों से सम्मानित भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब दूरदर्शन स्टूडियो में। नमस्कार अर्पणा जी। जी सर, बहुत से अच्छा लगा बिल्कुल यहाँ पे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज विश्व श्रवण दिवस के ऊपर ये डिस्कशन जो कर रहे हैं हम, इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो टॉपिक आपने रेज किया। बिल्कुल चर्चा करेंगे सर से, लेकिन हमारे दर्शकों से जैसा कि हमारा निवेदन रहता है हर बार कि अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप भी कानों की समस्या से ग्रसित हैं तो हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0141-4999, 0141-270-4098, 0141-270-4099 और स्क्रॉल लगातार आपकी स्क्रीन पर है, तो तुरंत हमसे जुड़िए और कोई भी सवाल है तो हमारे विशेषज्ञ से आप कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ल्ड हियरिंग डे का महत्व क्या है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हियरिंग कैपेसिटी के क्या मायने हैं। देखिए, हमारे शरीर में 5 स्पेशल सेंसेस होते हैं जी। जब हम सेंसेस की बात करते हैं उनमें से हियरिंग एक सेंस है जो कि हमारे को दुनिया के साथ जोड़ता है जी। ये इस तरीके से इतना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर हमारा दुनिया से जुड़ते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, हमारा रोज़गार इसके ऊपर निर्भर रहता है। और दुनिया कहती है कि साहब देखना बहुत अच्छा है, बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन देखना एक इशू है, अगर मैं सुन ना पाऊँ तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाता हूँ। तो इसकी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए 2007 में WHO ने वर्ल्ड ईयर केयर डे रखा था। अच्छा। और उसके बाद 17 में इसको चेंज करके वर्ल्ड हियरिंग डे किया और ये आज हर 3 मार्च को ये मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि कान की तरफ हमारे सब लोगों की, बड़े से लेकर के छोटे बच्चे तक की एक जागरूकता होनी चाहिए कि हमारा कान कितना महत्वपूर्ण है और इसकी कितनी महत्व है हमारे डे टू डे ज़िंदगी के अंदर, और क्यों ये इसकी केयर करना ज़रूरी है। इसकी एक जो हमारे को एक फीलिंग है उसको दर्शाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। अगर हियरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यानी हमारी सुनने की क्षमता, आम नागरिक की सुनने की क्षमता की अगर बात करते हैं तो क्या मायने रखती है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में? देखो, अगर मैं नहीं सुनता हूँ तो ये सोचो क्या होता है। भगवान ने मुझे एक इशू दिया कि मैं नहीं सुन सकता हूँ, उसके बाद कहीं ये तो नहीं कि मैं भगवान बन गया। हम सुनते हैं, उसके बाद बोलते कैसे हैं। बच्चा अपने माँ बाप को, अपने आसपास के लोगों को सुनता है, सीखता है और फिर बोलता है। अगर मेरी सुनने की क्षमता ही नहीं है तो मैं क्या सुनूंगा और क्या बोलूँगा। तो ईश्वर ने मुझे एक प्रॉब्लम दी और उसको ना डायग्नोस करके, जल्दी ना डायग्नोस करके उसको मैंने दूसरी प्रॉब्लम दे दी, ना बोलने की। सो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें हमारी डे टू डे में कम्युनिकेशन के ऊपर होती हैं। अगर आपने पुराने ज़माने में एक मूवी आई थी कोशिश, संजीव कुमार और जया बहादुरी की, एक बहुत ही टचिंग मूवी थी जिसमें दोनों माँ बाप ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं और उनकी पूरी फैमिली लाइफ को दर्शाया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई उनके अपब्रिंगिंग में। जब उनका बच्चा पैदा हुआ और वो सुन भी सकता था और बोल भी सकता था तो कितने बदलाव आए। और ये एक बहुत ही बड़ी एक सोशल मूवी थी जिसके लिए आज हम, मेरे ख्याल है इसको हम सबको देखना चाहिए।
फील करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो नहीं सुन सकते हैं। बिल्कुल, आपने सुनने की क्षमता के बारे में बातचीत की है, तो लेकिन अगर बात करें आम नागरिक की तरह या एज अ पेशेंट में अगर आपसे बात करूं, मुझे कैसे पता चलेगा या मुझे कब पता चलेगा कि मैं कम सुनाई दे रहा है मुझे, या मुझे सुनने की जो क्षमता है उसमें लॉस हो रहा है? तो इसके लिए मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा इसको। एक बच्चा पैदा होता है और एक बड़ा। अगर मैं बच्चे की बात करूं तो बच्चा जब पैदा होता है तो कायदे अनुसार हमको उसके दूसरे तीसरे दिन 1 महीने के अंदर अंदर उसको हमको पूरी हेयरिंग टेस्टिंग करके देखना चाहिए कि बच्चे को सुनता है या नहीं सुनता है। अच्छा। उसके लिए हमारे पास एक ऑटो एकोस्टिक एमिशंस होते हैं और या फिर 1 महीने के बाद एक ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, बेरा टेस्ट होता है। ये करके हम उसको देख सकते हैं कि बच्चा सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। हमारा एक प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेफनेस। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर बच्चा जो पैदा हो हमारे देश में, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि वो सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, तो उसमें कई बार ये होता है कि नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट जो बच्चा अस्पताल में पैदा होता है उसकी हमको स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अब उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके क्या रिस्पॉन्सेज होते हैं, आवाज़ की तरफ वो सिर कर रहा है या नहीं कर रहा है, पीछे से शोर की आवाज़ आई तो क्या वो एकदम झटके से उठता है, ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। लेकिन आज अगर मेरे को पूछो तो सबसे सेंसिटिव इंडेक्स अगर कोई है कि बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता, वो उसकी माँ है। माँ अगर कहती है कि मेरा बच्चा नहीं सुनता है तो उसको सीरियसली लो, उसको ये मत करो कि नहीं सुनता होगा जरूर बाद में देखेंगे, उसको सीरियसली लो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसको स्कूल जाता है तो उसके स्कोलास्टिक एटीट्यूड में फ़र्क आने लगता है। क्या वो बाकियों से उतना मेल जोल करके सोशल लाइफ जी रहा है, क्या वो पढ़ाई लिखाई में कैसा चल रहा है, क्योंकि अगर वो सुनेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, उसका मन नहीं लगता, तो नेचुरली उसका स्कोलास्टिक ग्रेड कम होने लगते हैं, तो ये एक और इंडिकेशन हो जाती है। उसके बाद बच्चा और बड़ा होकर के कॉलेज जाता है तो वहाँ पे उसको नहीं सुनता तो वो प्रॉब्लम उसकी शुरू हो जाती है, एक सोशल रिक्लूज बनना शुरू हो जाता है। अब हम दूसरी तरफ लेते हैं एल्डरली और सीनियर सिटीजन्स को। उनकी एक और प्रॉब्लम होती है कि धीरे धीरे करके मेरी आवाज़ की क्षमता तो सारा ज़िंदगी नॉर्मल रही, वो उस उम्र में आकर के थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम प्रेसबायोसिस कहते हैं, जो कि उम्र के तकाजे के साथ कम हो जाती है आवाज़ सुनने की। अब उस समय क्या होता है, अब आपने देखा होगा हमारे घर में बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, दादाजी हैं, उनका वो टीवी देखते हैं तो टीवी की आवाज़ ऊंची करो, ऊंचे बोलो, और उसमें क्या होता है बाकी सारे घर वाले तो टीवी की आवाज़ सुनते हैं और उनको इरिटेशन होती है कि इतना ऊंचा क्यों लगाया है। सो ये एक इंडिकेशन होती है कि बाबा जी को कम सुन रहा है। और वो कितना इंटरेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है जब उनकी आवाज़ जब वो नहीं सुन पाते हैं तो वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं कि मैं सोशल उसमें सर्किट में नहीं जाऊंगा, मैं फैमिली के साथ बात नहीं करूंगा, मैं खामोशी बैठा रहता हूँ, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ मुझे जवाब देते हैं, मुझे सुनता नहीं है, तो वो एक रिक्लूज बन जाते हैं, सोशल रिक्लूज बन जाते हैं। तो सारी इंडिकेशन जो है इसको अगर हम माप तोड़ के करें तो हमारे को इंडिकेशन मिलती है। बिल्कुल, ये सारा जो खेल है पूरा जागरूकता का भी बहुत बड़ा खेल है। सर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र है जी, बोल रहा हूँ मैं। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे सवाल ये है कि मेरे कान में सीटी लगती। जी, मेरे कान में सीटी लगती। कान में सीटी, अच्छा, सन सन की आवाज आती है। जी, क्या उम्र है आपकी आप अभी? 54। ओके, तो वो कान में सीटी बजने का और बता रहे हैं, क्या कारण? कितनी उम्र है इनकी? 54। सो इसमें कुछ चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। इस कान में सीटी बजने के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण हमारा, जैसे जो मैंने पहले बोला, जैसे उम्र बढ़ती है तो उसके साथ जब सुनवाई कम होती है तो उसके लिए कई बारी सीटी बजने लगती है। उसके साथ में कई दवाओं से सीटी बजने लगती है, कई दवाओं के असर से। कई बीमारियां हैं जिसमें कान के अंदर के हिस्से के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से भी सीटी सुननी शुरू हो जाती है। कई ब्रेन में भी ऐसी इश्यूज आ जाते हैं, कुछ ट्यूमर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे कान में कुछ सीटी की महसूस हो। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कारण नहीं होता तब भी सीटी बजती है, और ये तब महसूस ज़्यादा होता है रात के समय जब हम सो रहे होते हैं, बिल्कुल खामोश होती है आसपास, उस समय ये सारी चीज़ें हमको ज़्यादा जागरूक करती हैं। तो इसके कई कारण हैं। अगर सीटी बज रही है तो इसको एक बारी किसी आप अस्पताल में जा करके किसी कान नाक विशेषज्ञ को दिखा करके उनसे आप जांच करवा लीजिएगा, और अगर उसकी जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशंस करनी होंगी वो करके, और अगर उसका नतीजा निकल पाता है और उसका निदान हो सकता है तो वो कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कॉलर से पहले हम बात कर रहे थे न्यूबॉर्न बेबीज़ पर, जो नवजात शिशु हैं उनमें बहरेपन की समस्या पर। तो माता पिता जो होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि नवजात शिशु अगर आया है इस दुनिया
कॉर्निया में, तो वो उसके सुनने की क्षमता कम हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उस केसेस में कौन सा परीक्षण डॉक्टर को करना चाहिए या माता पिता को करवाना चाहिए, और उसके आगे जो ट्रीटमेंट है वो क्या रहता है? देखो, जैसे मैंने कहा कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसको एक नियोनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उस स्क्रीनिंग में उसके हियरिंग का टेस्ट होता है, एक ऑटो एकोस्टिक इमोशंस करते हैं, वो या आप सुन रहे हो या नहीं सुनते, उसका एक हमारा ज्ञान हो जाता है, उसमें हमारे को अपने आप उसकी रिपोर्ट मिलती है। अगर वो बच्चे के रिस्पांस नहीं आता है ओई से, तो फिर उसको हम 1 महीने के बाद फिर से टेस्ट करते हैं कि उसमें वो इशू क्या इशू है उसके अंदर। अगर तब भी नहीं आता तो फिर उसका और आगे चल के एक ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पांस ऑडियोमेट्री होती है, उसकी जांच करके हम ज्ञान करने की कोशिश करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या है, और उसके बाद जब है तो उसका जितनी जल्दी हो सके उसको हमारे को ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ती है। अगर ट्रीटमेंट जो भी है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर हर एक चीज़ का एक एरिया होता है। मेरे सुनने का एक स्पेसिफिक एरिया है ब्रेन में, देखने का एक अलग एरिया है, मूवमेंट्स का एरिया है। तो अगर वो एरिया यूटिलाइज न हो तो एक नेचुरल फिनोमेना होता है प्लास्टिसिटी का। तो 4-5 साल की उम्र तक अगर वो एरिया न यूज़ हो तो वो एरिया और एरियाज के अंदर तब्दील में उसको टेक ओवर करना शुरू कर जाता है, तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन मुश्किल हो जाती है। तो जितना जल्दी हो सके हमको उसकी जो है, चाहे सर्जिकल ट्रीटमेंट है, चाहे रिहेबिलिटेशन है, चाहे स्पेशल एजुकेशन है, और उस बच्चे को हमारा मेन एम है उसको मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आने को, ये हमारा मेन इंटेंशन है। तो जितनी जल्दी हम उसके बारे में उसको ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे वो हो सकता है। तो इसके लिए अगर उसका नहीं है, कंजेनिटल हियरिंग लॉस है, उसका बिल्कुल पैदाइशी नहीं है, हो सकता है उसका कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, कोई और सिंड्रोम्स हो, तो उसमें अगर हियरिंग एड हो सकते हैं, नहीं तो फिर एक कॉक्लियर इम्प्लांटेशन या ब्रेन स्टेम इम्प्लांट होते हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी जब इम्प्लांट करते हैं तो बच्चे की हम सुनवाई की शक्ति को हम उसको ले आ सकते हैं उसको। जी बिल्कुल, हमने लक्षण की भी बात करी है, हमने सुनने की क्षमता की बात करी है। अगर कारणों पर और फैक्टर्स पे हम आते हैं तो क्या कुछ कारण रहते हैं सुनने की क्षमता में जो हानि हो रही है इतने आज के समय में उसके? लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत हम करते रहेंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो हेलो, खेली बस बोलते हैं जी, बोलने मत खेल लिए जी। क्या सवाल है आपका? ये सवाल ये जी, मैं कान से परेशान हूँ, एक से कम सुनता हूँ जी। आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, जो भी आपका सवाल है जी। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो 78 हो गई, पर मैं 62 साल से कम सुनने लग गया जी। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ कई तकाजे और आते हैं, उम्र के साथ हमारे को मैच्योरिटी आती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे थोड़े कान में भी थोड़ा सुनने की शक्ति कम हो जाती है। दिखाया भी था जी, इस कान में नस चिपक गई है अंदर जी। तो ये मैंने एक बार दवाई डलवाई, मैंने दांतों में दाढ़ में दर्द था, एक देसी आदमी से दवाई डलवाई, उसके बाद 6 महीना बाद में कम सुनने लग गया। देखो, 2 चीज़ें हैं, कान में दवाई डालने से, देसी दवाई डालने से या सड़क छाप से अगर आप इलाज कराते हैं उसकी दवाई से भी ज़रूर हो सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकता है। कई बीमारियों से भी हो सकता है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की शिकायतें हैं, इनकी वजह से भी कान की सुनवाई थोड़ी कम हो जाती है, उम्र के साथ जल्दी हो जाती है उनके साथ। प्लस एक उम्र के साथ हमारी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके लिए हमारे को कुछ हद तक कुछ विटामिन होते हैं वो ले सकते हैं, सुनाई की मशीन होती है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर जो नस की वजह से अगर सुनवाई की प्रॉब्लम है, जो कम सुनता है, तो उसके अंदर ऑपरेशन वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ना ही कोई बहुत ज़्यादा दवाइयों से फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए हम हियरिंग एड वगैरह, अच्छे क्वालिटी के हियरिंग एड इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चर्चा से पहले मेरा सवाल भी चल रहा था कि क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सुनने की क्षमता में जो हानि होती है उसकी। लेकिन उसके साथ मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि हमारे कॉलर ने जो सवाल पूछा है, क्योंकि ड्रॉप जो डाली जा रही है उसकी वजह से भी कम सुनने लगे हैं, तो आज के समय में क्या ईयर जो हम बर्ड से हम साफ़ करते हैं, वैक्स निकालते हैं या ड्रॉप डालते हैं, क्योंकि घरेलू इलाज सब करते हैं, तो इसका भी कारण हो सकता है हमारे सुनने की क्षमता में? बिल्कुल, मैं आपका दूसरे वाला सवाल का जवाब पहले दूंगा। ईयरबड्स जो हैं वो एक हथियार है। अच्छा। और ये एक बहुत डेंजरस हथियार है। कान के अंदर हमारा ये छेद है बाहर का, और इसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर की एक कनाल है, उसके अंदर जाकर के कान का पर्दा है। उस कान के पर्दे के पीछे मेरा एक मिडल ईयर कैविटी होती है जिसमें 3 हड्डियां होती हैं। ये सारा सिस्टम जो है ये मेरे को सुनवाई के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। अब मेरे कान में मैल जम सकती है। अब मैल सॉफ्ट होती है, लेकिन जब मैंने बड लिया और उसको मैंने कान के अंदर डाला
तो बड के आगे का हिस्सा मोटा होता है, तो अब वो वैक्स क्या हो गई, वो सॉफ्ट होती है, वो अंदर जा करके एक सिलेंडर बन जाती है और सूख जाती है, तो वो एक हार्ड मास बन जाता है, तो उसकी वजह से और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं। और अगर मैं बड को नहीं आराम से इस्तेमाल करूं और ज़्यादा इमोशनल हो जाऊं तो कान के पर्दे में छेद भी हो सकता है। छेद करके उसके बाद जो अंदर की हड्डियां हैं उनको भी मैं डैमेज कर सकता हूं। सो जो बड हैं बहुत अच्छा है जब तक मैं उसको बाहर साफ करूं, कान के अंदर नहीं करना। जैसे पहले कहते थे ना, नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, कान में बड भी मत कर मत कर मत कर। अच्छा। तो ये बात मैं आपका दूसरे वाले सवाल का जवाब है। जो पहले वाला सवाल है इसके क्या कारण है, अब बच्चों में न्यू बॉर्न शिशुज के अंदर, न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर ये कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, कई सिंड्रोमिक हियरिंग लॉसेज हो सकते हैं, और कई ऐसे कारण होते हैं कि हड्डी जुड़ी हुई है बच्चे के अंदर, या बाहर उसका कान का जो है वो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम आ गई उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें उसको बचपने से उसको कान की हियरिंग में शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि हम कान की केयर अगर न करें तो उसकी वजह से कान में इन्फेक्शन हो जाती है, वो कान का पर्दा फट जाता है, अब उसकी वजह से भी एक हियरिंग लॉस हो जाती है। अब जब मैं कान का पर्दा मेरा फट गया, उसको अगर मैं न इलाज कराऊं तो उसके अंदर बार बार पानी जाएगा, गंदगी जाएगी, तो वो इन्फेक्शन बढ़ती रहेगी। और उसके बाद एक सिचुएशन होती है जो एक अनसेफ कान होता है, जिसमें एक हड्डी गलने लगती है कान की। जब वो गलने लगती है तो उसके और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं कि एक तो सुनता नहीं है, उसके बाद वो जो हड्डी गलने का इशू है वो हमारे कान के अंदर जाकर के दिमाग तक भी हमारी इन्फेक्शन जा सकती है, तो उससे हमारा ब्रेन एब्सेस, हमारे सेरिबेलर एब्सेस, ब्रेन के अंदर एब्सेस, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अब हम और आगे जाते हैं कि हमने उसका कान के अंदर, जैसे जो बड की बात हुई, हमने कान में तिनका डाला, तीला डाला, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गई। फिर एक इशू बनता है बरसाती मौसम में, बरसात में कान मेरा गीला रह गया, मैं स्विमिंग के लिए चला गया, कान नहीं पोंछा। अब उस समय क्या होता है कि वो जब अंदर कान के अंदर फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है। अब कान आखिर क्या है, जो कान का बाहरी का रास्ता है, जो मैंने बताया, जो 2.5 सेंटीमीटर की कनाल है, उसमें अंधेरा है, उसमें 37 डिग्री की टेम्परेचर है, उसमें गीलापन है। अब आप सोचो, रात को अगर आप एक ब्रेड का टुकड़ा गीला करके बरसातों में बाहर रख दें और उसको थोड़ा गरमाइश दें तो सुबह तक वो हरा हो जाता है, उस पर फंगस लग जाती है। तो कान के अंदर भी ये फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से कान में इन्फेक्शन होती है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जुकाम और हमारे नाक के पीछे एक बास होता है एडिनॉइड्स। जब वो एडिनॉइड्स में इन्फेक्शन होती है या बढ़ने लगते हैं तो कान और नाक के पीछे एक ट्यूब होती है जिसके वो ब्लॉक कर देता है। तो अगर वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो हमारे कान के अंदर का प्रेशर जो है वो नेगेटिव प्रेशर होना शुरू होता है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारी सुनवाई की प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो ये बचपने में भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कई बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं, या उनके दांत भी आगे आए होते हैं, उनके होंठ भी बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो रात को सोते हुए जिनका मुंह खोल करके सोते हैं। किस लिए सोते हैं? क्योंकि उनका एडिनॉइड का मास बढ़ा हुआ है। तो उसको भी हमको डायग्नोस करना ज़रूरी होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई लेडीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है कि जब उसका बचपने, जब उसका प्रेगनेंसी के दौरान एक सिचुएशन होती है ऑटोस्क्लेरोसिस, हमारे कान की हड्डियां जुड़ती हैं, तो वो कई लेडीज़ में उसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, उस समय वो ज़्यादा प्रेजेंट करने लगता है। तो ऑटोस्क्लेरोसिस भी एक कारण है जो कि नहीं सुनते हैं। और उसके बाद जैसे हम और बड़े होते हैं, जो हमने बोला कि कई बीमारियां हैं, सिस्टमिक बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हुई, हाइपरटेंशन हुई, आर्थराइटिस हुई, इनकी वजह से भी कान में हियरिंग कम हो जाती है। फिर उम्र के साथ जब हमारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं तो उसको प्रेस्बाइकोसिस कहते हैं, वो उम्र के साथ तकाजा हो जाता है। तो पूरा हर एज का अपना अपना कारण है जिसकी वजह से ये होता है। अभी ईयरवैक्स की भी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बात की ईयरवैक्स की कि ईयरबड से साफ करते हैं या ड्रॉप डाल के साफ करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग वैसे ही करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ तरीके हैं कि घर बैठे भी कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकें, और जैसे रोड चलते जो लोग होते हैं जो ईयरवैक्स निकालने का काम करते हैं, उनसे करवाएं या डॉक्टर के पास जाएं? देखिए, डॉक्टर के पास जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने आप मत करिए, क्योंकि इसको खुद को काहे को हम पंगा लेते हैं। डॉक्टर की ट्रेनिंग इसी बात पे होती है कि उसको तरीके से साफ करने के लिए, और उसके बाद अगर मैल जमी होती है तो पहले एक दवाई डालते हैं ताकि वो मैल नरम हो जाती है, उसके बाद उसको निकाल सकते हैं हम। एक सलाख होती है जिसको वैक्स क्यूरेट कहते हैं, उससे निकाल सकते हैं, या सक्शन मशीन करके निकाल सकते हैं, या पानी की धो करके निकाल सकते हैं। ये अलग तरीके होते हैं। जहाँ तक सुनने की बात, अब मैं एक और चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन तो एक हो गई, उसके बाद हमारी आज की दूसरी प्रॉब्लम जो है एनवायरमेंटल नॉइज़।
नॉइज़, शोरगुल की वजह से भी हमारी आवाज़ जो है वो सुनने की शक्ति कम हो जाती है। हम डीजेस की देखें, शोरगुल देखें, ट्रैफिक नॉइज़, व्हीकुलर नॉइज़, ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट नॉइज़, ये सारी जो इश्यूज हैं, अपना एक्सप्लोसिव्स, वॉर नॉइजेस, ये सारी जो हैं ये भी एक बहुत मेजर कारण है आज के दिन में एक हमारे हियरिंग लॉस का। बिल्कुल। इसके लिए हमारे को प्रिकॉशंस लेनी है और प्रिवेंट करना है, जो एक थीम आज के दिन की ये वर्ल्ड हियरिंग डे की भी थीम रह जाती है। जी बिल्कुल, कि आधुनिक जो लाइफस्टाइल है और टेक्नोलॉजी जितनी तरीके से प्रगति कर रही है तो उसके ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे कानों पर पड़ रहे हैं। ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। हर एक चीज़ का एक प्रो होता है और एक कॉन होता है, यिन होता है, यांग होता है, तो उसको बैलेंस करके रखना होता है। देखिए, जब भी हम कोई भी एडवांसमेंट हम टेक्नोलॉजी में आगे करते हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब आज हमने वॉकमैन शुरू किया, फिर हमने डीजे शुरू किए, म्यूजिक शुरू किए, ईयरबड्स शुरू किए। आज आप कभी प्लेन में, ट्रेन में, मेट्रो में कहीं भी जाओ, चलते हुए भी जाओ, तो सबके कानों में, बच्चों के कानों में, बड़ों के कानों में वो लगा हुआ है। और एक मोबाइल फ़ोन जो जिसके बिना ज़िंदगी सुबह शुरू नहीं होती और रात को सोने से पहले ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल, इस विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ, ये जी, क्या नाम है, कितनी उम्र है और आपका सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से, आप सीधी बात भी कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा नाम सुंदर सिंह है जी, और जो है ना 68 साल उम्र है मेरी। मैडम, मेरे कानों में जो है ना सीटी की सी आवाज आती है, सीटी बज रही हो। सीटी बजने वाली, वही सवाल है जी। हाँ जी। तो सुंदर सिंह जी, सीटी बजती है, मैंने इसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा की थी। इसकी जांच वगैरह करा लीजिएगा, एक बार अपना ब्लड शुगर का टेस्ट भी करा लीजिएगा। डायबिटीज़ वगैरह में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, बट इसको एक बारी डॉक्टर को दिखा करके वो सुनने की जांच करेंगे, और अगर और कोई जांच वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो करेंगे, और उसके बाद फिर जो भी उसका डायग्नोसिस बनेगा उसका निदान किया बिल्कुल डॉक्टर साहब, चर्चा की आगे शुरुआत हम कर ही रहे हैं, लगातार आप चर्चा कर रहे हैं, कानों की सुनने की क्षमता की जो हानि है उस पर बात कर रहे हैं, कारणों की बात की हमने, लक्षण की बात की हमने। अगर आते हैं ट्रीटमेंट पर, तो किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिनको बहरेपन की समस्या होती है, सुनने में क्षमता की कमी होती है, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या निदान है इसका? इसको फिर मैं डिवाइड करूंगा एज ग्रुप के मुताबिक। बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का मैंने डायग्नोस किया कि उसको नहीं सुन रहा, उसको कंजेनिटल हियरिंग लॉस है, उसकी कान की नस नहीं है, उसका जो भी कान के अंदर के इशू है, इनर ईयर में इशू है, उसकी शक्ति डेवलप ही नहीं हुई, तो उसको हमको सबसे पहले तो डायग्नोस करके उसको देखना है कि उसका सीटी स्कैन होगा, उसका एमआरआई होगा, उसकी और जांच होंगी कि क्या क्या उसके कारण है और कंजेनिटल डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। अब उसके बाद हमको ये इवैल्यूएट करना है कि क्या वो हियरिंग एड के काबिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके बाद उसकी प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर के कान के हिस्से की है, तो उसके लिए अब एक जो आजकल हम करते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट में हम जैसे हम एक मशीन लगाते हैं यहाँ पे, और वो आवाज़ को गैदर करके हमारे कान के अंदर के हिस्से में लेके जाता है, तो वो साउंड जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की वजह से अंदर कान के अंदर का जो हिस्सा है वो वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह हमारे दिमाग में भेजता है, जहाँ पे उसको हम एनालाइज करना सीखते हैं। तो एक कॉक्लियर इम्प्लांटेशन जो है ये एक अब आजकल तो रूटीन हो गया है, काफ़ी सेंटर्स में होता है, पहले ज़रूर कम सेंटर्स में होता था, बट आजकल हर मेडिकल कॉलेज के अंदर कॉक्लियर इम्प्लांट जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होती है वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट तो सर्जरी हो गई एक, लेकिन उसके बाद जो और ज़रूरी है वो उसकी स्पीच थेरेपी है, उसकी हियरिंग थेरेपी है। तो उसके लिए भी एक हमारा जो हियरिंग थेरेपिस्ट है उसकी ट्रेनिंग हमारे को कम से कम 6 महीने 1 साल लगता है उसको ट्रेन करते हुए, क्योंकि इसमें क्या होता है वो नॉर्मल तो नहीं सीखा उसने सुनना, तो ये कृत्रिम आवाज़ कह लो उसको सीख करके, तो एक हमारे को पूरी सी फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि बच्चे को सुनवाई, इसको ये सुन, उसकी हियरिंग हमारे ऐसे नॉर्मल नहीं होगी, उसकी और किसी तरीके से होगा, वो सुनता है लेकिन उसको एनालाइज करना जान लेता है। तो ये तो हमारा बचपन के साथ हो गया। उसके बाद कई चीज़ें हैं जहाँ पे हम कॉक्लियर इम्प्लांट नहीं, लेकिन उसकी हियरिंग कम है थोड़ी, जो एक हियरिंग एड से हम उसको ऑगमेंट कर सकते हैं। अब हियरिंग एड भी कई तरह के हियरिंग एड हैं, डिजिटल हियरिंग एड हैं, कान के अंदर वाले हियरिंग एड हैं, कान के बाहर हियरिंग एड हैं, बॉडी वॉर्न हियरिंग एड हैं। तो किस तरीके का हियरिंग एड उसको सूट करता है उसकी एक टेस्टिंग करके वो हम हियरिंग एड लगा सकते हैं। डिजिटल प्रोग्रामेबल हियरिंग एड, अब नॉर्मली क्या होता था, पहले ज़माने में हियरिंग एड होता था वो जो भी आवाज़ थी उसको ऊंचा कर देता था। लेकिन अब जो मॉडर्न डिजिटल प्रोग्रामेबल हियरिंग एड हैं, अगर हमारी आवाज़ जितनी है जो कम है उसी को हम इम्प्रूव करते हैं, बाकियों को हम नहीं छेड़ते हैं। सो ये डिजिटल हियरिंग एड नियर नॉर्मल हियरिंग तक उसको लेके आ सकते हैं। तो डिजिटल हियरिंग एड्स आ गए हमारे। उसके बाद
कई जो बीमारियां हैं जिसके ऑपरेशन के साथ ठीक हो सकती हैं। जो सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया है, अंदर कान के पर्दे की फटा हुआ है या अंदर इन्फेक्शन है कान के, या जो ऑटोस्क्लेरोसिस बोला, इनके ये चीज़ें हैं जो कि ऑपरेशन के साथ ठीक हो सकती हैं। तो ये ऑपरेशन का निदान है। और जब सीनियर सिटीजन्स के अंदर नहीं सुनता तो उनको हियरिंग एड लग सकता है। और बीच में कई लोगों को क्या होता है, उनकी हियरिंग क्षमता नॉर्मल है। अब उसके बाद एक डिजीज़ होती है मेनिंजाइटिस, जो अंदर दिमाग की बीमारी जो कहते हैं, दिमाग का बुखार आना, उसकी वजह से हियरिंग लॉस एकदम हो जाती है। कई बार मीजल्स के बाद हियरिंग लॉस एकदम हो जाती है। तो उन बड़े लोगों में जहाँ पहले सुनने की शक्ति थी और अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उनमें भी कॉक्लियर इम्प्लांटेशन वगैरह हम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या सुनता है, तो उनका रिहैबिलिटेशन बहुत आसान हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, नमस्कार डॉक्टर जी, क्या सवाल है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? बोलो जी, क्या सवाल है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं? अरे भरतपुर से बोल रहे हैं मैडम जी। हमारी एक बच्ची है, जन्म से गूंगी बहरी है, भरतपुर से। जी, कितने साल की है बच्ची अभी? 13 साल की हो गई। 13 साल की उनकी बच्ची है जो जन्म से गूंगी बहरी है, तो कैसे? इसको तो आप सबसे पहले किसी निकटतम मेडिकल कॉलेज या किसी अच्छे अस्पताल में जहाँ पे अच्छा ईएनटी सर्जन है वहाँ लेकर के जाइएगा। इसकी कान की सुनवाई की जांच, इसके बाकी जो भी सब जांचें वगैरह हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, जो भी वहाँ पे करवाना चाहेंगे वो उसको इवैल्यूएट करके फिर ये देखेंगे कि इस समय उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको। लेकिन उसको लेकर के ज़रूर जाइएगा, ये मेरे आपसे दरख्वास्त है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की, आपने सर्जरी की भी बात करी है। इन केसेस में अगर सर्जरी करनी पड़ती है तो सर्जरी के बाद रिकवरी प्रोसेस क्या रहता है, और सर्जरी में क्या चांसेस होते हैं कि 100% हम उससे निजात पा सकते हैं समस्या से? कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी में देखिए, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी एक इन द रिसेंट ईयर्स में अगर मैं कहूँ, बात करूँ पिछले 10-12 साल के अंदर प्रचलित ज़्यादा हुई, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव सर्जरी है, खर्चा भी इसमें आता है, क्योंकि इम्प्लांट जो है काफ़ी महंगा है, 5-6-7 लाख रुपए का इम्प्लांट है। उसके बाद 1 साल की 6 महीने की ट्रेनिंग भी बच्चे को होनी चाहिए, पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान चाहिए। और अगर उसकी केस सिलेक्शन अच्छी है हमारी, जो मैंने बोला ना, जैसे उसकी इवैल्यूएशन करनी है हमको कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, अगर वो केस सिलेक्शन अच्छी है तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। लेकिन अगर हम केस सिलेक्शन ठीक से नहीं करते हैं तो रिजल्ट्स उसी की तरीके से कम हो जाते हैं। अब दूसरी सर्जरी आई हमारी, जो बच्चों में जुकाम की वजह से, एडिनॉइड की वजह से मेरे कान के अंदर पानी भर गया या उसके अंदर थोड़ा कम सुन रहा है, तो वो सर्जरी एक सिंपल सर्जरी है, उसके एडिनॉइड्स रिमूव कर देते हैं, या टॉन्सिल में कोई इन्फेक्शन हो तो वो भी रिमूव कर देते हैं, कान के अंदर जो फ्लूइड है उसको निकाल देते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तीसरी आई, मेरे कान के पर्दे में छेद है, उसको भी एक हम सिंपल सर्जरी मरिंगोप्लास्टी होती है, लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं उसको, वो नया कान का पर्दा लगा करके वो भी हील हो जाता है। फिर आई, एक बात की थी मैंने गलने के बारे में, हड्डी गल जाती है जहाँ पे, जब वो हड्डी गल जाती है तो उसके लिए फिर हमको बेहोश करके एक ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें जो गली हुई हड्डी होती है उस सारे को हमको निकाल करके। डॉक्टर साहब, क्योंकि समय की कमी है, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना ही पड़ेगा, लेकिन आपके साथ चर्चा करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। जाते जाते मैं चाहूँगी कि हमारी जो बेसिक गाइडलाइन होती है, चाहे वो बच्चों के माँ बाप के लिए हो, चाहे यूथ के लिए हो, या जब वृद्धजनों के लिए जो कानों की सुनने की क्षमता से ग्रसित हैं, उनके लिए कुछ बेसिक गाइडलाइन जो लीगल भी रहे, क्या कुछ हो सकती है? देखिए, हर माँ के लिए, हर पिता के लिए, हर फैमिली के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको लगे कि बच्चे को सुनने की शक्ति कम है उसकी, तो उसको कृपया करके उसकी जांच किसी डॉक्टर के पास जाकर के करवाएं। वेट ना करें कि बड़ा होगा तो अपने आप सुनने लगेगा, बोलने लगेगा, नहीं, उसको जल्दी से जल्दी उसकी जांच करवाएं। जो मेरे लेजिस्लेटर्स हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो सके जो लेजिस्लेशंस पॉसिबल हैं नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, रात के इन्वायरमेंट नॉइज़ कंट्रोल करने के लिए, वो करें। मेरी प्रॉब्लम उनके लिए है जो कि नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम उनके लिए ज़्यादा है जो कि सुनते हैं लेकिन मेरी बात नहीं सुनते। तो उनके लिए भी है कि एटलीस्ट बात सुनो और इसको जल्दी से जल्दी जो हो सके उसके बारे में हम उसको कोशिश करें। डॉक्टर साहब, आप दूरदर्शन स्टूडियो में पधारे और ढेर सारे आपने मज़ेदार बातें भी करी है और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर की है। तो दर्शकों से मेरा निवेदन है कि कानों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। धीरे धीरे वो समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन समय रहते अगर आप इलाज कर लेते हैं तो उसका निदान और निवारण संभव है। इसी के साथ, इस विषय के साथ और इन विशेषज्ञ के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।